नाहिलिज्म को अक्सर इस तरह समझा जाता है कि यह समाज में मानी जाने वाली परंपराओं, रीति रिवाजों, मूल्यों और आदर्शों को पूरी तरह नकार देता है। आसान शब्दों में कहें तो नाहिलिस्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सच्चा ज्ञान पाना संभव नहीं है, नैतिकता सिर्फ एक भ्रम है और जीवन का कोई असली मतलब नहीं है। लेकिन नाहिलिज्म को कोई सिर्फ इनकार करने वाली सोच के रूप में ही नहीं, बल्कि सोचने और बहस करने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। एक ऐसी रणनीति की तरह जिसका इस्तेमाल बहस जीतने या चुनाव जीतने में किया जा सकता है। आज दुनिया की जो हालत है उसे देखते हुए यह समझना जरूरी हो गया है कि नाहिलिज्म कैसे काम करता है। सिर्फ तर्क को ठुकराने के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही एक अलग तरह के तर्क के रूप में। लॉजिक का मकसद यह होता है कि हम किसी भी दलील को उसके दिखावे या शब्दों की चमक से नहीं, बल्कि उसकी बनावट और ढांचे के आधार पर परख सकें, क्योंकि कई बार मीठी और आकर्षक बातें हमें आसानी से प्रभावित कर देती हैं। इसीलिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हम किसी बात से इसलिए सहमत हैं क्योंकि यह सच है, या इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वह सच हो। इसी समस्या को दूर करने के लिए लॉजिक हमें एक निष्पक्ष तरीका देता है, जिससे हम तर्कों को समझदारी और वस्तुनिष्ठ तरीके से परख सकें। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे गया है, तो हम इस पक्षपात से बच सकते हैं कि हमें वह निष्कर्ष पसंद है या नहीं। नाहिलिज्म तब पैदा होता है जब हम यह शक करने लगते हैं कि क्या हम कभी सच में अपने पक्षपात से मुक्त हो सकते हैं, क्या पूरी तरह निष्पक्ष होना संभव है, और क्या तर्क सच में उतना शुद्ध है जितना दार्शनिक जैसे इमैनुअल कांट मानते थे। अगर लॉजिक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वे अपने दम पर सही गलत तय कर लें, तो नाहिलिस्ट पूछता है फिर हम इंसानों पर भी यह भरोसा क्यों करें कि वे लॉजिक की सच्चाई को ही सही ढंग से समझ पाएंगे। लॉजिक किसी भी बहस को उसके मूल ढांचे में तोड़ कर देखता है, ठीक गणित के सवालों की तरह। लेकिन अगर गणित के सवाल कई बार असली दुनिया से कटे हुए लगते हैं, तो क्या लॉजिक भी कहीं ऐसा ही तरीका नहीं है जो वास्तविक दुनिया की उलझनों से बचने के लिए सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बातों पर ध्यान देता है। लॉजिक को लेकर ऐसे सवालों को मशहूर साइंस फिक्शन स्टार ट्रेक में दिखाया गया था, खासकर किरदार स्पॉक और उसकी प्रजाति के जरिए। वल्कन नाम की यह एलियन जाति लॉजिक के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसने इसे एक तरह का धर्म बना लिया। ऐसा धर्म जिसमें बलि किसी इंसान की नहीं बल्कि भावनाओं की दी जाती थी। कहानी में यह भी बताया गया है कि वल्कन्स ने लॉजिक की पूजा इसलिए शुरू की क्योंकि इससे वे अपनी भावनाओं से मुक्त हो सकते थे, और इसी वजह से उनका कभी युद्ध से भरा संसार शांत हो गया। लेकिन जब उन्होंने युद्ध की जगह पूरी तरह लॉजिक को दे दी, तो ऐसा भी लगा कि उन्होंने जीवन की जीवंतता ही खो दी हो। जब लॉजिक एक साधन से बदलकर अपने आप में लक्ष्य बन जाता है, तो वल्कन्स की शांति दरअसल संघर्ष को हल करने से नहीं, बल्कि उससे उदासीन हो जाने से आती है। क्योंकि भावुक होना चाहे नफरत में हो या प्यार में, उनके लिए अवैज्ञानिक और इलॉजिकल था। इसीलिए उन्होंने दुश्मनी की जगह एक तरह की एपैथी अपना ली। इसी तरह अपनी किताब द विल टू पावर में फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि लॉजिक को एक तरह का नियम माना जा सकता है, यानी यह इस बात पर नहीं टिका कि वास्तविकता क्या है, बल्कि इस पर है कि वास्तविकता कैसी होनी चाहिए। अरिस्टोटल के अनुसार लॉजिक की नींव प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन पर टिकी है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ एक ही समय में सच और झूठ दोनों नहीं हो सकती। इस प्रिंसिपल को एक्सियोम कहा जाता है क्योंकि इसे साबित नहीं किया जा सकता, इसे बस मान कर चलना पड़ता है, क्योंकि हर तर्क पहले से ही इसी पर आधारित होता है। लेकिन नीत्शे कहते हैं यह सिद्धांत खुद यह मानकर चलता है कि वास्तविकता को भी इसी नियम का पालन करना चाहिए, यानी इसमें एक छिपा हुआ होना ही चाहिए मौजूद है। जैसे कोई आदेश हो कि दुनिया तार्किक होनी चाहिए,
अव्यवस्थित या अराजक नहीं। इस तरह नीत्शे के अनुसार लॉजिक सिर्फ दुनिया को समझने का तरीका नहीं, बल्कि दुनिया को एक खास ढांचे में देखने की मांग भी करता है, मानो वास्तविकता को मजबूर किया जा रहा हो कि वह तर्क संगत दिखे, चाहे वह वास्तव में कितना भी जटिल या अराजक क्यों नहीं हो। अगर लॉजिक को इतनी गहरी शंका यानी रेडिकल स्केप्टिसिज्म से कमजोर किया जा सकता है, यानी इस पर शक करने के लिए वह क्या हासिल कर सकता है या उसकी बुनियाद क्या है, तो इससे लॉजिक को पूरी तरह नकारने के लिए एक रास्ता खुल जाता है जिसे नाहिलिस्ट अपनाता है। लेकिन लॉजिक को नकारते समय एक बात समझना जरूरी है, नाहिलिस्ट लॉजिक का इस्तेमाल करना बंद नहीं करता, बल्कि सही कहे तो लॉजिक शब्द का इस्तेमाल करना बंद नहीं करता। जो चीज़ प्लेटो ने भ्रमित करने वाली बहस कहा था और सिगमंड फ्रायड ने रैशनलाइजेशन अपनी बात को सही ठहराने की मानसिक चाल कहा था, वही नाहिलिस्ट के लिए लॉजिक बन जाता है। उसके लिए किसी तर्क की सच्चाई या मजबूती मायने नहीं रखती, बस अगर कोई बात सुनने में अच्छी लगे तो वो उसके लिए लॉजिकल है। नाहिलिस्ट लॉजिक को इस तरह नहीं नकारता कि वह तर्क के नियमों को गलत साबित करे, जैसे कि विरोधाभास रहित सिद्धांत को चुनौती दे, बल्कि वह इन नियमों की परवाह ही नहीं करता। लॉजिक सदियों से एक गंभीर अध्ययन का विषय रहा है, लेकिन नाहिलिस्ट के लिए इसकी अहमियत सिर्फ उतनी ही है जितनी यह उसके काम आ सके, और उसके काम इसलिए आती है क्योंकि इसके शब्द दूसरों को प्रभावशाली लगते हैं। इस तरह वह लॉजिक को इसका असली अर्थ निकाल देता है और उसे सिर्फ खोखले शब्दों का ढेर बना देता है, जैसे इनवैलिड, फैलेसियस, सब्जेक्टिव, जिन्हें वह बस बहस में फेंक देता है ताकि सामने वाला डर कर परेशान होकर बहस बंद कर दे। आखिर में चाहे डर से हो या झुंझलाहट से, बहस रुक जाती है और नाहिलिस्ट के लिए यही जीत है, क्योंकि जीतना ही वह चीज़ है जिससे उसे सच में परवाह होती है। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नाहिलिस्ट के लिए जीतने का अर्थ मतलब बहस जीतना नहीं होता। बहुत लोग लॉजिक को सिर्फ बहस जीतने का तरीका समझते हैं, जैसे डिबेट टीम के लोग। लेकिन नाहिलिस्ट के लिए बहस जीतना और हारना दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जब वह लॉजिक को ही बेअर्थ मानता है तो बहस करना भी उसके लिए बेअर्थ हो जाता है। इसीलिए नाहिलिस्ट की असली कोशिश बहस को ख़त्म करना नहीं, बल्कि बहस करने की परंपरा को ही ख़त्म करना होता है। वह चाहता है कि बहस करना ही लोगों को बेकार और निरर्थक लगे। पहली नज़र में यह अजीब लग सकता है कि नाहिलिस्ट किसी चीज़ की परवाह करेगा, क्योंकि नाहिलिज्म को अक्सर किसे फ़र्क पड़ता है वाली सोच से जोड़ा जाता है। लेकिन नाहिलिज्म सिर्फ उदासीनता नहीं है। नाहिलिज्म का मतलब है वास्तविकता की परवाह न करना या परवाह करना न चाहना, क्योंकि बहस करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहली, सच्चाई जानने के लिए वास्तविकता की परवाह करना, दूसरी, खुद को आलोचना के लिए खुला रखना। नाहिलिस्ट इन दोनों चीज़ों से बचना चाहता है, क्योंकि वह उस वास्तविकता से भी बचना चाहता है जो उसे तकलीफ दे सकती है, और बहस से बचने का सबसे आसान तरीका है बहस को ही दूसरों के लिए बेकार और थकाऊ बना देना। नाहिलिस्ट पारंपरिक लॉजिक पर सीधे हमला नहीं करता, वह उसके खिलाफ एक नई तरह की लॉजिक इस्तेमाल करता है, नाहिलिज्म की लॉजिक। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें जो आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई देता है। सभी खतरनाक लोग हमारे देश के बाहर रखना चाहिए। प्रवासी खतरनाक लोग होते हैं, इसीलिए प्रवासियों को हमारे देश से बाहर रखना चाहिए। ऊपर से यह तर्क लॉजिकल लगता है, क्योंकि निष्कर्ष सीधे पहले दो वाक्यों से निकल रहा है। इसीलिए लोग अक्सर यह बहस शुरू कर देते हैं कि क्या सच में प्रवासी खतरनाक है या नहीं। वे उदाहरण देते हैं, आंकड़े दिखाते हैं या अच्छे प्रवासियों के नाम गिनाते हैं, लेकिन इस तरह बहस का करना भी खतरनाक हो सकता है। पहला खतरा यह है कि जब हम सिर्फ दूसरे वाक्य पर ध्यान देते हैं तो पहला वाक्य अपने आप ही मान लिया जाता है कि वह सही है। इससे पूरी सोच दूसरों के ठीक लगने पर लगती है। दूसरा खतरा भाषा का है।
जब हम प्रवासी शब्द को एक ही समूह मानकर बात करते हैं तो अलग अलग लोगों को एक ही श्रेणी में डालना सामान्य लगने लगता है। मशहूर प्रवासियों के नाम गिनाने से वे अपवाद जैसे दिखाई देते हैं और अपराध के आंकड़े देने से लोगों के दिमाग में प्रवासी और अपराध का संबंध और मजबूत हो सकता है। तीसरा खतरा यह है कि हम मान लेते हैं कि सामने वाला ईमानदारी से बहस करना चाहता है, लेकिन हो सकता है उसका मकसद सिर्फ ध्यान खींचना हो। जब हम उससे बहस करते हैं तो हम उसे वही दे देते हैं जो वह चाहता है, समय और ध्यान। इसीलिए यहाँ असली बात यह नहीं है कि कौन बहस जीतता है, असली बात यह है कि लोगों का समय और ध्यान बेकार बहसों में फंस जाता है और यही नाहिलिस्ट की असली जीत है। इन और ऐसे खतरों के बारे में अब लोगों को जागरूकता बढ़ रही है, खासकर उस माहौल में जहाँ बुरी नीयत वाली बहसें बढ़ जाती हैं। इस वजह से लोग एक दूसरे को सलाह देने लगते हैं, बहस मत करो, उलझो मत, ट्रोल्स को फीड मत करो। और यही असली खतरा छिपा है। यही नाहिलिज्म की असली लॉजिक है, क्योंकि नाहिलिज्म की ताकत खराब तर्क बनाने में नहीं बल्कि खराब तर्कों को फ़ायदा उठाने में होता है। सोशल मीडिया के बढ़ने और ट्रोल्स, बॉट फॉर्म्स, प्रोपेगेंडा जैसी चीज़ों के डर के कारण अब यह समझना मुश्किल हो गया है कि कब बहस करनी चाहिए, किस बात पर करनी चाहिए या किससे करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी तर्क देने वाला व्यक्ति सच जानना नहीं बल्कि फॉलोअर्स बढ़ाना या लोगों को भ्रमित करना चाहता हो सकता है। इसीलिए अब यह पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया है कोई ईमानदारी से बात कर रहा है या कौन नहीं। इस तरह सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि बहस करना ही टॉक्सिक लगने लगा है। नतीजा यह हुआ है कि लोगों को सुरक्षित यही लगता है कि न तो सबूत दें, न किसी बात की सच्चाई जांचें, न बहस में पड़े। यहाँ तक कि फैक्ट चेक करना भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा माना जाने लगा है अगर कोई बहुत अजीब या भड़काऊ दावा करता है तो सबसे सुरक्षित तरीका यही लगता है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए या उसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों के साथ मजाक बना लिया जाए। दूसरे शब्दों में सुरक्षित वही लगता है जिसमें बहस करने का लालच ही ना आए। और क्योंकि अक्सर लॉजिक की समझ ही हमें बहस करने के लिए उकसाती है, जैसे किसी को बताने का मन कर रहा है कि वह बैक्स द क्वेश्चन गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए लॉजिक का ज्ञान भी धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगता है। इसी तरह नाहिलिज्म की लॉजिक यानी बहस से बचने की लॉजिक पारंपरिक लॉजिक की जगह लेने लगती है। साइमन दे बेओर ने अपनी किताब द इथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी में चेतावनी दी थी कि नाहिलिज्म एक बीमारी की तरह फैल सकता है। यह सुनकर लग सकता है कि नाहिलिज्म दर्दनाक और कमज़ोर करने वाली चीज़ होगी, लेकिन सच इसका उल्टा है और यही कारण है कि यह इतनी आसानी से फैलता है। असल बात यह है कि नाहिलिज्म बहुत आरामदायक होता है, बिल्कुल दर्द रहित। बहस न करना बहस करने से कहीं ज़्यादा आरामदायक है। उसी तरह वास्तविकता से बचना उसका सामना करने से कम तनावपूर्ण होता है। यही साधारण सी बात समझा देती है कि क्यों लोग मानने लगते हैं कि बहस करना सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है और इसीलिए वे लॉजिक को छोड़कर नाहिलिज्म को अपनाने लगते हैं। इस तरह नाहिलिज्म हार मान लेने जैसे नहीं बल्कि कॉमन सेंस जैसा लगने लगता है, या यूँ कहें कि हार मान लेने वाली सोच धीरे धीरे सामान्य कॉमन सेंस बन जाती है। आजकल कितनी बार हम ऐसे वाक्य सुनते हैं, बहस मत करो कोई फ़ायदा नहीं, इतनी चिंता मत करो सेहत के लिए ख़राब है। धीरे धीरे यही सोच सामान्य हो जाती है और बिना महसूस किए लोग बहस, सच्चाई और तर्क से दूर होते चले जाते हैं। यहाँ खतरा, जैसे हन्ना अरेंडेंट ने बताया, यह है कि लोकतंत्र तभी तक जीवित रहता है जब तक लोग आपस में बहस करते रहते हैं। जैसे ही लोग राजनीतिक जिम्मेदारियों की जगह अपने निजी हितों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, लोकतंत्र कमज़ोर होने लगता है। इसी वजह से अरेंडेंट ने ब्यूरोक्रेसी के बढ़ने को लेकर चिंतित थे, क्योंकि इससे राजनीति ऐसी चीज़ बन जाती है जहां लोग दूर रहना चाहते हैं और जिसे वे चुने हुए प्रतिनिधियों पर छोड़ देते हैं ताकि बाकी लोग बस अपनी निजी ज़िंदगी में खुश और सुरक्षित रह सकें। इसी संदर्भ में उन्होंने डेजर्ट साइकोलॉजी की चेतावनी दी,
यानी दुख और समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करना, और उन्हें सिर्फ व्यक्तिगत समस्या मानना जिसे मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक किया जा सकता है, न कि सामाजिक या संरचनात्मक समस्या जिसे राजनीतिक रूप से सुलझाना जरूरी है। अरिडंट के अनुसार यह सोच समाज को रेगिस्तान बना देता है, क्योंकि इससे बढ़ने वाला व्यक्तिवाद लोगों को एक दूसरे से दूर कर देता है और लोकतंत्र का सार्वजनिक जीवन सुख कर निजी निर्जीव जीवन में बदल जाता है। इस तरह नाहिलिज्म न सिर्फ पारंपरिक लॉजिक की जगह अपनी लॉजिक ला सकता है, बल्कि पारंपरिक राजनीति की जगह अपनी राजनीति भी ला सकता है। सक्रिय नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक बहस वाले लोकतंत्र की जगह यह हमें ऐसा लोकतंत्र अपनाने के लिए प्रेरित करता है जहां सिर्फ नौकरशाही और विशेषज्ञ बहस करें। जैसे नाहिलिज्म की लॉजिक हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि बहस करना हमारे लिए नुकसानदायक है, वैसे ही यह हमें यह भी विश्वास दिलाती है कि बहस विशेषज्ञों पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वे जोखिम उठा सकते हैं और ज़्यादा जानते हैं। इस तरह लोकतंत्र को देखने का नज़रिया बहुत सरल और सीमित हो जाता है। या तो कोई राजनीतिक मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि उसे विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाए, या वह महत्वपूर्ण ही नहीं है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। दोनों ही हालात में आम नागरिक खुद को दूर रखकर सुरक्षित महसूस करता है, और यही नाहिलिज्म चाहता है। ऐसे लोकतंत्र में नागरिक की राजनीति भूमिका बस इतनी बात पर रह जाती है कि वह उन विशेषज्ञों को वोट दे जो हमारी जगह बहस करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि वो वोट किसे देना है, यह भी तो एक राजनीतिक सवाल है। और नाहिलिज्म की लॉजिक के अनुसार इसे भी या तो विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए या अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा खोखला लोकतंत्र दो दिशाओं में जा सकता है, एक तरफ फासीवाद का उभार, दूसरी तरफ एआई का उभार। जब राजनीति आम लोगों के लिए बहुत जटिल और खतरनाक लगने लगती है, तो कोई भी व्यक्ति या प्रणाली जो राजनीति को आसान और सुरक्षित बनाने का वादा करे आकर्षक लगने लगता है। फासीवाद राजनीति को सरल बना देता है, दुनिया को राष्ट्रवादी नायक बनाम देशद्रोही में बांट देता है और लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाने का वादा करता है। एआई राजनीति को सुरक्षित बनाने का वादा करता है, दुनिया को निष्पक्ष मशीनें बनाम पक्षपाती इंसान में बांट देता है और लोकतंत्र की जगह तकनीकी शासन टेक्नोक्रेसी की बात करता है। इतिहास की तानाशाहियों के डर के कारण तकनीकी शासन भविष्य में ज़्यादा आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर दोनों के पीछे एक ही नाहिलिस्ट प्रवृत्ति काम कर रही हो, यानी खुद से बचने की इच्छा, तो शायद इनमें इतना फर्क नहीं जितना हम सोचते हैं। नाहिलिज्म के नज़रिए से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई तानाशाह बचाए या कोई तकनीक, बस हमें बचाया जाए। असली सवाल यह होना चाहिए कि हमें आखिर बचाया किससे जाना है, और जवाब शायद यह है, हमें खुद से, अपनी नाहिलिस्ट प्रवृत्तियों से। फ्राइड्रिश नीत्शे ने भीड़ मानसिकता के विरोध में कहा था कि नाहिलिज्म से बाहर निकलने का तरीका है आत्मनिर्भर बनना, दूसरों पर निर्भर न रहना कि वे हमें क्या सोचे या क्या बताएं। लेकिन अरिडंट्स ने नीत्शे की इस सोच की आलोचना की। उनका मानना था कि अत्यधिक व्यक्तिवाद नाहिलिज्म को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि उसे और बढ़ा देगा। अरिडंट्स और साइमन दे बेयर ने दोनों का कहना था कि नाहिलिज्म व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक समस्या है, इसीलिए इसका समाधान निजी जीवन में नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में ढूंढना होगा। अगर हमें नाहिलिज्म को दुनिया पर हावी होने से रोकना है, तो हमें मिलकर राजनीतिक और जीवन और सार्वजनिक बहस को फिर से जीवित करना होगा। अरिडंट्स के अनुसार राजनीति तभी अस्तित्व में रहती है जब लोग एक दूसरे से बहस करते हैं और अपने सीमित अनुभवों को मिलाकर दुनिया की साझा समझ बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें नाहिलिज्म से यह सीख मिल सकती है कि बहस जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम बहस को लड़ाई नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया समझें। अरिडंट्स ने चेतावनी दी थी कि नाहिलिज्म सोचने की प्रक्रिया में हमेशा मौजूद खतरा है, क्योंकि यह सत्य खोजने के बजाय सोच को ही समाप्त करता है। इसीलिए भले यह बात चौंकाने वाली लगे, लेकिन हम दुनिया को नाहिलिज्म से तभी बचा सकते हैं जब हम साथ मिलकर सोचने और बहस करने की इच्छा को जिंदा रखें।